अन्नदाता, अन्नदाता, मीत तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए जरूरी यंत्र और उपकरण। अजूला को अपने स्तर पर किस प्रकार से तैयार करें? गर्मी के मौसम में 3 साल के अंतर पर खेत की गहरी जुताई करना एक मुख्य प्रक्रिया है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जलाधारण क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ कीट और रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो गहरी जुताई करने के लिए किन किन यंत्रों की आवश्यकता होती है और इसके क्या फायदे हैं, इस बारे में जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर उत्तम कुमार से। किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप लोग को जो डीप प्लाइंग, जिस मतलब गहरी जुताई, खेत की गहरी जुताई के बारे में डिटेल से बताना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है कि खेत की गहरी जुताई बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि खेत में बहुत कीड़े मकोड़े रहते हैं और भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको यदि आप गहरी जुताई करते हैं तो वो कीड़े मकोड़े जो भी चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और खेत को गहरी जुताई करने से क्या होता है कि जो भी फसल आप लगाना चाहते हैं उसमें उसकी जड़ें अधिक नीचे तक जा सकती हैं। इसलिए खेतों को गहरी जुताई करने के लिए मैं कुछ मशीनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि मोल्ड बोर्ड हल ये एक ट्रैक्टर चलित यंत्र है। इसका फार छर फार यानी बार टाइप प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इसकी जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवर से या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसका प्रयोग हरी खादों को मिट्टी में मिलाने के काम में भी होता है और इससे हम कम से कम 30 सेंटीमीटर तक खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा जो हमारे पास मशीन होता है, जो एक डिस्क प्लाव होता है, उस प्लाव से हम लोग खेत की गहरी जुताई कर सकते हैं। इसमें क्या, इसमें डिस्क लगे होते हैं, उसमें उस डिस्क से अपने चूँकि वजन होता है डिस्क का, उसी डिस्क के वजन से वो मिट्टी में जो भी हार्ड मिट्टी हो या जो भी मिट्टी है उसको तुरंत आपको अधिक डीप तक वो प्लाविंग करते जाता है। और इसमें भी जैसे आपको हम बताया कि इसमें भी 2 डिस्क 3 डिस्क या 4 डिस्क के लगे होते हैं। अब वो आपका जो ट्रैक्टर की क्षमता है उसके अनुसार आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क प्लाव प्राथमिक भूमि तैयार करने वाला 3 पॉइंट लीकेज इम्प्लीमेंट है। यह मिट्टी खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर नरम मिट्टी की स्थिति में अधिक प्रयोगी है। कुछ डिस्क प्लाव में 2 से 4 बॉटम होते हैं,
इसको खुदाई की गहराई और दिशा के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास से जो देखिए, जब क्या होता है, आप देखे होंगे कि किसी भी खेत में जब हम लोग बराबर खेत में बड़ा मशीन चलता है, जैसे ट्रैक्टर है या और भी आप मशीन चलाते हैं, जैसे कंबाइनर से या जो भी बड़ी मशीन नाम ले रहे हैं, तो जब चलाते हैं तो देखिए क्या है कि मिट्टी हार्ड हो जाती है, तो एक हार्ड पेन बन जाता है। तो उस हार्ड पेन को भी तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि आप खेत जोतेंगे लेकिन आपका क्रॉप बोले जो भी आपका फसल लगा रहे हैं उसका जड़ जब नीचे नहीं जाएगा तो उसमें पैदावार कम होगी। तो उसके लिए एक हमारे पास मशीन है, उसको कहते हैं सबसॉइलर। ट्रैक्टर चलित सबसॉइलर हल। इस हल में एक हरीस होता है जो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। हरीस ऊपर एवं नीचे निकले हुए किनारों को दृढ़ता प्रदान करता है। एक खोखला स्टील का एडॉप्टर होता है जो हरीस के नीचे भाग में लगा होता है और फार को मदद करता है। इस यंत्र का फार उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। यंत्र की गहराई ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक प्रणाली द्वारा नियंत्रित की जाती है। हल का प्रयोग गहरी जुताई के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार इसके उपयोग से उपज में 30% तक की वृद्धि हो सकती है। ग्रीष्मकालीन जुताई के फायदे। मिट्टी में सुधार होता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है, खेत की कठोर परत टूट जाती है। इससे मिट्टी को पौधों की जड़ों के विकास के अनुकूल बनाने में मदद मिलती है। मिट्टी के नीचे छुपे हानिकारक कीट, उनके अंडे, प्यूपा आदि मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाते हैं, जो सूर्य के सीधे संपर्क में आने से नष्ट हो जाते हैं। इससे फसलों में होने वाली अनेक बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलती है। ग्रीष्मकालीन जुताई करके खरीफ में बोई जाने वाली दलहन, तिलहन और विभिन्न सब्जियों, भाजियों में होने वाले कीट के प्रकोप को रोका या कम किया जा सकता है। गहरी जुताई से सतह पर पड़े फसलों के अवशेष, खरपतवार जमीन के अंदर गड़ जाते हैं। बाद में वही सड़ के जैविक खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि खरीफ की फसलों के लिए महत्वपूर्ण साबित होते हैं। और जहाँ तक बात है गवर्नमेंट से सब्सिडी की, तो जो भी आपके एग्रीकल्चर ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं वो इस मशीनों पे किस मशीन में कितना सब्सिडी मिल रही है, गवर्नमेंट से क्या स्कीम्स हैं, उसके बारे में आप डिटेल से मालूम कर सकते हैं। अपने राज्य में बहुत से किसान खेती के साथ साथ पशुपालन करते हैं, लेकिन किसान साल भर इनके लिए हरा चारा नहीं उगा पाते हैं और जो पशु आहार बाजार से लाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। तो क्या है इस समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप अजोला उत्पादन करके पशुओं को खिलाते हैं तो इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। इसलिए आप अजोला को अपने स्तर पर किस प्रकार से तैयार करें, इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ सुनील कुमार राठौर से। अजोला एक जलीय फर्न होता है। इस जलीय फर्न का बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाई अपने खेत पर, अपने घर पर और चाहे तो किसी भी छांवदार स्थान पर इसकी खेती आसानी से कर सकता है। इसकी खेती के लिए मुख्य तौर से किसान भाइयों को जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है मैं उनके बारे में आपको बता देना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें अजोला बेड लगभग 3 बाई 1 बाई 8 इंच गहराई जो होती है, या फिर 1 फीट तक की हम उसकी गहराई रख सकते हैं। तो इतनी जो होती है हमारे बेड की साइज होती है। इस साइज में हमें क्या करना है, इसमें लगभग हमको आधा फीट पानी उसमें भर देना है। आधा फीट पानी भरने के बाद हमें इसमें जो बलुई दोमट मिट्टी मैंने आपको बताई उसको अच्छे तरीके से मडलिंग कर देनी है। साथ ही साथ हमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम गोबर एक बेड के लिए घोल करके अलग से बाल्टी में घोल लें। घोलने के बाद उसको जो पानी हमने आधा भरा हुआ है, आधा फीट पानी, उसमें अच्छे तरीके से घोल देना है और मिट्टी और गोबर का अच्छे तरीके से घोल बना देना है। अब जब हमारा मिट्टी और गोबर का घोल जो है अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा जो अजोला का जलीय फर्न जो बीज बोलते हैं जिसको हम, उसको उस पर छोड़ देना है। किसान भाइयों, अजोला की अपने देश में मुख्य रूप से 3 प्रजातियों को उगाया जाता है, जिसमें अजोला पित्रेटा, कैरोलिना और माइक्रोफिला प्रजातियां हैं। इसकी खेती करने से पहले आप अपने नजदीकी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और
कृषि विभाग से जानकारी लेकर क्षेत्र के अनुसार अजोला की प्रजाति का चुनाव करें। उसको हमें उस पे लगभग एक बेड में अगर हम 250 ग्राम मात्रा भी अजोला फर्न की छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त होता है एक बेड के लिए। और हमें लगभग 7 से 11 दिन में हमारा जो अजोला फर्न है वो पूरे में फैला हुआ नज़र आता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान ये है कि एक के ऊपर एक अजोला जब चढ़ने लगता है तो हम ये समझ जाते हैं कि वो जो है अब उसको स्पेस की आवश्यकता है, वो पर्याप्त तौर से फैल चुका है। तो हम लगभग 1 हफ्ते बाद वहाँ से जो बेड की साइज़ मैंने आपको बताई लगभग 1.5 से 3 किलोग्राम अजोला आप निकाल सकते हैं। और उसको निकालने का तरीका होता है, जो आपकी बांस की टोकरियाँ होती है हर किसान भाइयों के घर में पाई जाती हैं, है ना, जिससे हम गेहूँ धोते हैं, जो छन्नीदार होती हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, हम जैसे ही उसको उसमें डालेंगे बेड में तो जो हमारा एक्स्ट्रा जो पानी है वो जो निथर जाएगा और जो हमारा जलीय फर्न है वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा और उसको निकाल करके हम बगल में रख देते हैं। अजोला बेड से निकालने के बाद हमें उसको धुलाई करनी है। जो हमारा रनिंग वाटर होता है हम उसमें भी डायरेक्ट धुलाई कर सकते हैं। जो हमारा अच्छे से स्टोर्ड पानी हुआ कहीं टैंक में भरा हुआ है उसमें ले जा करके जो ज़्यादा अच्छे से फैलाव पानी हो बढ़िया, उसमें जैसे हम गेहूं धोते हैं ऐसे ऐसे उठा पटक करके बार बार एक छन्नी वाली जो अपनी बांस वाली जो टोकरी होती है उस टोकरी में हमें उसको फर्न को लेने लाना और बार बार ऊपर नीचे उठा उठा के 3-4 बार उसको पटक के अच्छे से धो देना है। जिससे क्या होगा, उसमें जड़ में जो उसकी पाए जाने वाली खाद, गोबर और गोबर की गंध और जो भी कीटनाशकों द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़े गए थे वो सारे अलग हो जाएंगे और जो हमारा अजोला है बिल्कुल स्वच्छ तौर से हमें प्राप्त हो जाएगा। अजोला में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन 25 से 35% पाई जाती है, जो कि दलहनी फसलों के चारे से काफी अधिक है। इसके अलावा खनिज लवण 10 से 15% जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग जरूरी सभी एमिनो एसिड 5 से 7% तक पाए जाते हैं। इतना करने के बाद अब हमें कितना मात्रा में किस जानवर को खिलाना है, इसका कोई बहुत ऑथेंटिक रेशियो नहीं होता है, वो हमारे जानवर की डाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु एक रेशियो जो हमें एक वैज्ञानिक तरीका से बताया जाता है वो ये है कि हम भैंस को लगभग 2.5 से 3 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं, गाय को लगभग 1 से 1.5 किलोग्राम पर डे खिला सकते हैं। वहीं अगर बकरी की बात करें तो लगभग उसको 1 किलोग्राम से 700 ग्राम खिला सकते हैं। वहीं अगर हम अपने मुर्गियों की और दूसरे पक्षियों की बात करें तो इनको लगभग 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक पर डे हम इनको खिला सकते हैं। और ये हमें डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, परंतु हमें कोशिश करनी है कि इसको दाने में मिक्स करके खिलाएं। बड़े जानवरों को खिला रहे हैं तो भूसे के साथ मिक्स करके खिलाएं। इस तरीके से आप जो हमारे जानवरों को ये फीड देंगे तो इससे उत्पादन क्षमता उनकी बढ़ जाती है। वहीं मुर्गी में अंडे की क्षमता बढ़ जाती है, मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सुअर में भी मांस की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा जो आपको ये बातें बताई गई हैं, निश्चित तौर से ये आप अगर इसको अपनाएंगे तो आपको बहुत अधिक मात्रा में आप इससे लाभ भी कमा पाएं। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची, झारखंड द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड में आगामी 4 दिनों के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे और इस बीच कहीं कहीं तेज हवा के साथ छिटपुट या हल्की वर्षा हो सकती है। इन 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित वर्षा को देखते हुए विभिन्न फसलों, सब्जियों में जल निकास के लिए उत्तम व्यवस्था बनाए रखें। जो किसान अदरक, हल्दी या ओल की खेती करना चाहते हैं वे संभावित वर्षा का लाभ उठाते हुए खेत की तैयारी कर बुआई करें। बुआई का कार्य जल्द से जल्द समाप्त करें। बीज को बोने से पहले फफूंदनाशी दवा कार्बेंडाजिम से अवश्य उपचारित करें। बीज को उपचारित करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर बीज को कम से कम 1 घंटा के लिए डुबोकर छोड़ दें। खेत की अंतिम तैयारी के समय कंपोस्ट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा यूरिया और
डाई अमोनियम सल्फेट यानी DAP की आधी मात्रा मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और यूरिया एवं DAP की बची आधी मात्रा को 2 भागों में बांटकर क्रमशः बुआई के 60 और 90 दिनों के बाद खेत में डालें। बीज को बोने के बाद खेत को पुआल या पत्तियों से ढक दें। इससे खेत में नमी बनी रहेगी और खरपतवार भी नियंत्रित रहेंगे। हल्दी और अदरक में 1 से 2 आंखों वाले बीज के गांठ तथा ओल के बीज में शीर्षस्थ कलिका का अंश अवश्य होना चाहिए। धान की नर्सरी इस सप्ताह में डाल सकते हैं। पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी क्यारी बना सकते हैं। प्रति क्यारी में 225 ग्राम यूरिया और 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 500 ग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं और प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 3 ग्राम थीरम या 3 ग्राम कार्बेंडाजिम से उपचारित कर लेना चाहिए। धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम और मोटे धान के लिए 40 किलोग्राम बीज पर्याप्त होगा। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए खरपतवारों के प्रकोप को कम करने के लिए मिट्टी के अंदर रहने वाले कीटों के अंडों और लार्वा को नष्ट करने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान भाई वर्षा का फायदा उठाते हुए आखिरी जुताई करें। संवहनीय वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद वाली फसलों की बुआई का यह इष्टतम समय है। हरी खाद वाली फसलों को धान की रोपाई से 6 से 5 सप्ताह पहले बोया जा सकता है। लंबे समय तक सूखे के बाद बारिश के कारण मक्का की फसल में सैनिक कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए किसान भाई इमामेक्टिन बेंजोएट की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव सायंकाल करें। बारिश के पश्चात सब्जियों में मुरझाने की प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। बैंगन, मिर्च और भिंडी में मुरझाने या आंशिक रूप से मुरझाने से बचाने के लिए नीम या करंज केक लगाएं तथा टेबुकोनाजोल कवकनाशी 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि ग्वार, मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई के समय खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बजपुर, जिला रांची के कृषक प्रमोद महतो ने। ये लेयर मुर्गी पालन करके कैसे अधिक लाभ प्राप्त करें, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रमोद महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज की हमारी जानकारी उन पशुपालक भाइयों के लिए है जो कि मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या फिर जुड़े हुए हैं। जो अंडे उत्पादन के लिए जो लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं उनका बहुत ही उज्जवल भविष्य है इस क्षेत्र में। अब बात आता है कि अब कोई लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। तो लेयर फार्मिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहला तो होता है कि जो किस वेराइटीज़ का हम लोग क्या होता है चयन करें। तो अंडे उत्पादन के लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि लोहमन है, BB 300 है, BB 380 है। इसके अलावा अगर कोई घर पर करना चाहते हैं, बैकयार्ड में करना चाहते हैं अगर लेयर फार्मिंग, तो उसके लिए एक जिसको कि हम लोग झारसिम कहते हैं, उसमें भी अंडे उत्पादन की क्षमता बहुत अत्यधिक है। तो जो भी अच्छे अंडे उत्पादन वाली जो प्रजाति है उसका चयन कर सकते हैं। जो इन प्रजातियों का जो एवरेज अंडा उत्पादन होता है वो 280 से लेकर 350 तक हो सकता है।
आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें एक दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं और 72 से 78 सप्ताह की आयु तक लगातार अंडे देना जारी रखती हैं। अब दूसरा बात होता है कि इसका आवास किस तरह से निर्माण किया जाए। तो लेयर फार्मिंग जो हम कर सकते हैं वो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डीप लिटर सिस्टम में कर सकते हैं और दूसरा एक है कि केज सिस्टम में हम लोग बैटरी सिस्टम या केज सिस्टम जिसको कहते हैं वो केज के थ्रू हम कर सकते हैं। तो जब हम डीप लिटर सिस्टम में हम मुर्गियों को रखते हैं अंडा उत्पादन के लिए, तो इसके लिए हम जरूरी होता है कि एक मुर्गी को करीब करीब 2 स्क्वायर फीट भूमि की आवश्यकता या जगह की आवश्यकता होती है। और जब अगर कोई मुर्गी उत्पादन पिंजरे में करना चाहते हैं या केज सिस्टम या बैटरी सिस्टम में करना चाहते हैं तो उसके लिए करीब करीब 12 इंच और 12 इंटू 15 इंच का स्पेस की जरूरत पड़ती है एक मुर्गियों के लिए। इसके अलावा अगर डीप लिटर सिस्टम है तो करीब करीब जो इसका बेड है, बेड की मोटाई करीब 6 इंच की होनी चाहिए। और जो बेड के लिए जो मुर्गियों के बिछावन के लिए है, किसान भाई जो है वो कुन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो भी अच्छा जो जल्दी गीला ना हो, सूख जाए, इस तरह के बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें नमी का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और नियमित तौर पर जो मुर्गियों का बिछावन है उसको बदलते रहना चाहिए। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है। पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इससे आपका परिवहन का व्यय काफी हद तक बच जाएगा। आमतौर पर मुर्गियों से ज्यादा अंडा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उन्हें उचित देखभाल और प्रबंधन की जरूरत होती है। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियां या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। इसके अलावा जो लेयर मुर्गियों के लिए जो आवास बनाए तो यह जरूरी है कि वो शोरगुल से दूर रहे, क्योंकि शोरगुल अगर अत्यधिक होगा तो मुर्गियां इस परिस्थिति में अंडे उत्पादन अच्छा नहीं कर पाती हैं। और उसके अलावा है कि मुर्गियों को जो अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गियां हैं उन्हें करीब 14 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो अगर आवास इस तरह से होना चाहिए कि जहाँ पर कि सूर्य की प्रकाश अधिकतम मिल सके। अगर नहीं मिल पाए तो तब हमें क्या होता है, जो कृत्रिम रोशनी या बल्ब लगा के प्रकाश की कमी को पूरा करना चाहिए। अब इसके बाद आता है खान पान। खान पान बहुत ही ज़रूरी है मुर्गियों में खासकर जो लेयर मुर्गियां हैं उसमें क्या होता है वो कुछ कैटेगरी में वो क्या होता है उसको बांट सकते हैं हम खान पान के लिए। कि जब शुरू में जब ब्रूडर हो गया, जब शुरुआत में हो गया, जब ब्रूडर हो गया, ग्रोवर हो गया, उसके बाद आता है लेयर। और लेयर जो मुर्गियों का जो जब लेयर ग्रुप में आता है तो करीब इस टाइम इसका 18 से 20 सप्ताह की उम्र से मुर्गियाँ अपना अंडा उत्पादन शुरू करती है। तो ये जरूरी है कि कम से कम 22% प्रोटीन युक्त आहार बाजार में उपलब्ध बहुत सारे उपलब्ध आहार हैं, उसका उपयोग वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर में भी मक्के और मिनरल मिक्सचर वैकल्पिक व्यवस्था उनके पास है तो उसके अनुसार वो कर सकते हैं, पर कैल्शियम नियमित रूप से जरूर दें। आप अपने स्थानीय बाजार से आहार खरीद सकते हैं या अपने घर पर फीड बना सकते हैं। आहार में प्रोटीन और खनिज लेयर मुर्गियों के लिए बहुत आवश्यक है। जन्म के बाद 2 सप्ताह तक उन्हें कम से कम 2% कैल्शियम दें और बाद में 8 सप्ताह तक स्टार्टर फीड खिलाएं। फिर 18 सप्ताह के होने तक उन्हें दिन में 2 या 3 बार आहार दें। उनकी उम्र और वजन के अनुसार लेयर पोल्ट्री दाना मिश्रण दें और मुर्गियों की मांग के अनुसार पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। इसके अलावा है कि जो टीकाकरण और क्या होता है और जो कृमिनाशक है, कृमिनाशक बहुत ही आवश्यक है कि मुर्गियों में क्या होता है कि अंतःपरजीवी का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। तब उसके लिए नियमित रूप से क्या होता है कृमिनाशक मुर्गियों को देते रहना चाहिए और
ये भी बहुत ही आवश्यक है कि पशुपालक मुर्गी पालक भाई जो हैं अपने मुर्गियों के नियमित अंतराल पर टीकाकरण, अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लेकर टीकाकरण और कृमिनाशक का उपयोग जरूर करें। और उसके बाद होता है कि जब मुर्गियां अंडे का उत्पादन करती है तो अंडे का सही तरीका से कलेक्शन जो है वो जरूरी होता है। तो कम से कम 2 बार दिन में जरूर अंडे का कलेक्शन करना चाहिए। और अंडे में किसी प्रकार की गंदगी लगी हुई है तो उसको तुरंत ही साफ पानी से धो लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए और रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। तो ये सब मुख्य सावधानियां हैं जो कि प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो मुर्गी पालक भाई इसके लिए जो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं, अगर पशुपालक भाई जो मुर्गी पालन से जुड़े हुए अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें पूरी आशा है कि वो अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।